नमस्कार, मैं शिवराम चौधरी स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कक्षा 8 की इतिहास पुस्तक के द्वितीय अध्याय का कुछ अध्ययन किया था, उसी का कुछ शेष जो रहा है उसका आज हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, हमने पिछले वीडियो में यहाँ तक अध्याय में अध्ययन कर लिया था कि अपनी बस्तियों को किलेबंद और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से टकराव होने लगे। यानी जो व्यापारिक जो कंपनियां थी, ये ब्रिटिश कंपनियां थी, इनके जो हमारे भारत के जो स्थानीय शासक थे उनसे भी आपस में टकराव होने लगे। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना मुश्किल हो गया। तो आगे हम देखते हैं, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। देखिए किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने और बंगाल में अपना व्यापार प्रारंभ किया, इसकी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। पहली इंग्लिश फैक्ट्री यानी एक तरह से अंग्रेजी फैक्ट्री जो थी, ब्रिटिश फैक्ट्री थी, 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। पश्चिम बंगाल में नदी है और नदी का नाम क्या है? हुगली। और वहाँ पर यह फैक्ट्री अंग्रेजों की शुरू हुई। ठीक है, कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फैक्टर। फैक्टर किसको कहा जाता था? व्यापारियों को। ठीक है, इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। एक तरह से गोदाम था, है ना, गोदाम जिसको बोलते हैं। और वहाँ पर जो हमारे भारत से जो यूरोप के लिए जो वस्तुएं निर्यात किया थी, है ना, उनको एक तरह से जमा किया जाता था। वहाँ पर इनको स्टॉक इनका किया जाता था। ठीक है, यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। और यहीं पर इसी जगह पर कंपनी के जो अफसर जो होते थे, बाबू लोग जो होते थे, जो बैठते थे, उनके दफ्तर भी एक तरह से यहाँ पर बनाए गए थे। ठीक है, जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। और जिस तरह व्यापार एक तरह से फैलने लगा, व्यापार का विस्तार होने लगा, तो कंपनी के जो सौदागर थे और व्यापारी, है ना, जो एक तरह से खरीदने वाले जो लोग थे और फैक्ट्री स्थापित करने वाले जो लोग थे, उनको क्या किया इन्होंने, कंपनी के आसपास का जो क्षेत्र था वहाँ पर आकर फैक्ट्री के आसपास आकर के बसने के लिए प्रेरित किया। यानी जो इन्होंने फैक्ट्री स्थापित की हुगली के पास, वहाँ पर आकर के बसने के लिए प्रेरित किया कि आप यहाँ पर आकर के अपनी फैक्ट्रियाँ, अपने व्यापार स्थापित कीजिए। ठीक है, 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। यानी इन्होंने जो ये आबादी बसी थी फैक्ट्री के आसपास, वहाँ पर एक तरह से किला बंदी इन्होंने शुरू कर दी। ठीक है, 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। इन्होंने क्या किया, 2 साल बाद क्या किया, जो मुगल जो अफसर जो थे, है ना, अधिकारी जो थे, उनको रिश्वत दे करके और 3 गांवों की तरह से जागीरदारी खरीद ली, है ना। इनमें एक गांव कालीकाता था जो बाद में कलकत्ता बना, अब इसे कोलकाता कहा जाता है। ठीक है, कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। ये जो बातें चल रही हैं, ये किसके समय की चल रही हैं? औरंगजेब। उस समय मुगल शासक कौन था? औरंगजेब। ठीक है, और कंपनी ने जो मुगल सम्राट औरंगजेब था उसको इस बात के लिए राजी कर लिया, मना लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए, एक तरह से बिना चुंगी या टैक्स चुकाए व्यापार करने का फरमान, एक तरह से आदेश जारी कर दे। ठीक है, फरमान देखिए क्या होता है, शाही आदेश। ठीक है, राजा का आदेश। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने में लगी हुई थी। यानी जो ब्रिटिश जो कंपनी थी वो ज़्यादा से ज़्यादा रियासतों को हासिल कर रही थी, एक तरह से उन पर कब्जा कर रही थी, और पहले से जो मौजूद जो अधिकार थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने में लगी हुई थी। यानी अधिकारों के माध्यम से व्यापार में अधिक से अधिक फायदा उठा रही थी। ठीक है, उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल
कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। यानी औरंगजेब से जो इन्होंने कर मुक्त जो व्यापार करने का एक फरमान, एक तरह से आज्ञा पत्र जो प्राप्त किया था, उससे केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। केवल कंपनी को ये अधिकार दिया गया था कि आप बिना चुंगी कर चुकाए आप व्यापार कर सकते हो। ठीक है, कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते उन्हें यह छूट नहीं थी। अगर कंपनी से अलग हट करके कोई जो अंग्रेज अफसर जो है वो खुद के स्वयं के लाभ के लिए, है ना, एक तरह से व्यापार अगर चलाएगा, व्यापारिक गतिविधियाँ करेगा, तो उसके लिए ये छूट नहीं थी। ये एक छूट किसके लिए थी? कंपनी के लिए, एक रूप से सामूहिक, है ना। लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जो ये अंग्रेज जो अफसर थे, कंपनी के जो अफसर निजी स्वार्थ के लिए, अपने स्वयं के फायदे के लिए व्यापार करने लगे और उन्होंने भी एक तरह से चुंगी कर को जो चुकाना था उसको चुकाने से इनकार कर दिया। ठीक है, इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम होने लगी और इससे क्या हुआ, राजस्व जो था उसमें घाटा जाने लगा। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान का विरोध क्यों न करते। ठीक है, जब ऐसा हुआ तो बंगाल के जो नवाब थे मुर्शिद कुली खान, और उन्होंने इस बात का विरोध किया। ठीक है, अब देखिए अगला जो बिंदु हम पढ़ेंगे यह है व्यापार से युद्धों तक। यानी धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपनी सत्ता का विस्तार किया और वो अब स्थानीय शासकों से युद्ध भी करने लग गए। ठीक है, धीरे धीरे व्यापार किया, एक तरह से फरमान उन्होंने प्राप्त कर लिया, अधिकार प्राप्त कर लिया और धीरे धीरे वो अधिकार करने लगे। और जब अधिकार करने लगे तो देसी नवाबों, देसी रियासतों के शासकों के साथ उनके युद्ध होने लग गए। ठीक है, देखिए 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया। यानी 18वीं सदी के शुरुआत में जब इन्होंने एक तरह से व्यापार का जो फरमान था उसका गलत तरीके से उपयोग किया और रियासतों पर एक तरह से अधिकार करने लगे, तो बंगाल के जो नवाब थे उनका और कंपनी के लोगों का टकराव एक तरह से बढ़ने लग गया। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो बंगाल के जो नवाब थे एक तरह से वो क्या करने लगे, अपनी अपनी ताकत दिखाने लगे। ठीक है, उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। यानी जो और जो क्षेत्रीय रियासत थी, शासक थे, उनकी स्थिति भी यही हो रही थी। मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ठीक है, ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियासतें देने से मना कर दिया। ठीक है, औरंगजेब के बाद हम देखते हैं एक तरह से मुर्शिद कुली खान, उनके बाद में अली वर्दी खान और उसके बाद में सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये जो थे ये सभी शक्तिशाली शासक थे और इन्होंने जो कंपनी थी उसको अपनी रियासतें देने से मना कर दिया। यानी एक तरह से अपनी रियासतों पर अधिकार करने से मना कर दिया। ठीक है, व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे, यानी एक तरह से भेंट मांगी गई। अगर आपको यहाँ पर एक तरह से व्यापार करना है ना, तो आपको हमें नजराना देना पड़ेगा। नजराना एक तरह से भेंट जो नगद हुई, नगद पैसे के रूप में हो सकती थी, उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसे किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। यानी जो ये शासक थे इन्होंने उनको एक तरह से सिक्का ढालते थे, है ना, टकसाल लगाने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। आप हमारे यहाँ पर किलेबंदी भी नहीं कर सकते। ठीक है, कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और उन्होंने एक तरह से जो ब्रिटिश कंपनी उस पर एक धोखाधड़ी का, है ना, आरोप लगाया और क्या कहा कि आपकी वजह से, है ना, आपके यहाँ आने की वजह से बंगाल का जो राजस्व था, कर वसूली थी, वो बहुत कम होती जा रही है, नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही है। ठीक है, आगे देखिए, कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी, उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाब उनके अधिकारी को अपमानित करने का प्रयास किया। इन्होंने नवाबों ने
उनसे कहा कि आपकी वजह से बंगाल की आर्थिक स्थिति एक तरह से खराब हो रही है ना। तो अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी नवाबों के लिए और उनके अधिकारी जो थे उनको अपमानित करने का एक तरह से प्रयास इनके द्वारा किया गया। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। कंपनी जो थी इन्होंने आरोप लगाया स्थानीय अधिकारियों और नवाबों पर, क्या कहा कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से, यानी इनकी जो मांगे हैं बेतुकी हैं, है ना, उनका कोई औचित्य नहीं है, औचित्यहीन जो मांगे रखते हैं उनसे कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है, यानी व्यापार बर्बाद हो रहा है। व्यापार तभी फूल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले, यानी जो चुंगी जो लगाई गई थी, कर जो लगाया गया था उसको हटा लिया जाए तो व्यापार एक रूप से प्रगति कर सकता है। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी। उनकी ये सोच थी कि अगर हमको यहाँ पर हमारा व्यापार बढ़ाना है एक तरह से, तो हमें अपनी संख्या एक तरह से, आबादी एक तरह से बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। यानी किसी भी तरीके से लोभ लालच देकर के, है ना, और गांव जो है आसपास के खरीदने होंगे और किलों का जो किलेबंदी है उसको हमें उसका पुनर्निर्माण एक तरह से करना होगा। ठीक है, ये टकराव के दिनों दिन गंभीर होते गए। ये जो टकराव थे, है ना, आपस में जो मतभेद थे ये गंभीर होते गए, यानी बढ़ते गए। अंत इन टकरावों की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई और ये टकराव थे इनके का परिणाम निकले प्लासी के युद्ध के रूप में। एक तरह से प्लासी का युद्ध इन्हीं टकरावों का परिणाम था। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं प्लासी का युद्ध भी आज हम देखेंगे। तो साइड में देखिए क्या है, कठपुतली। ये खिलौना होता है जिसे आप धागों के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं। कठपुतली यानी सबसे ही पता लग रहा है, कठपुतली, कठ यानी काठ और पुतली लकड़ी की एक खिलौना बनाया जाता है ना, जो प्राचीन समय में आज के जो वर्तमान के जो समय है इसमें लगभग ये जो कठपुतली का जो खेल है एक रूप से समाप्त हो चुका है। कहीं कहीं पर बचा हुआ है, देखने को मिलता है। पहले ये बहुत देखने को मिलता था। एक लकड़ी का खिलौना होता है जिसे धागों के सहारे अपने हिसाब से, है ना, जो इनको नचाने वाला होता है, एक तरह से जो इनको नचाता है वो अपने हिसाब से उनको नचाता है। जो व्यक्ति किसी और के इशारों पर चलता है उसे भी मजाक के लिए अक्सर कठपुतली कहा जाता है। तो ये एक तरह से कठपुतली, यहाँ पर ये भावार्थ हमको समझना है कि जो नवाब जो थे एक तरह से वो अंग्रेजों की कठपुतली बने हुए थे। ठीक है, यानी दूसरों के इशारों पर चलना वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं, कठपुतली। अब देखिए हम पढ़ाएंगे प्लासी का युद्ध। क्या पढ़ेंगे, प्लासी का युद्ध। 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कहाँ के, बंगाल के। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था, यानी जो ब्रिटिश जो कंपनी थी वो इस बात से भयभीत थी किससे, कि सिराजुद्दौला की जो ताकत है काफ़ी बड़ी हुई है ना, और उससे उसको बहुत काफ़ी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी, यानी कंपनी चाहती थी कि सिराजुद्दौला शासक नहीं बनना चाहिए, इसकी जगह ऐसा व्यक्ति जो शासक बने जो कठपुतली बन करके रहे, यानी एक तरह से हमारी कठपुतली बन करके रहे और जैसा हम कहें वैसा वो करे। ठीक है, जो उसे व्यापारिक रियासतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी नहीं करे। अंग्रेज चाहते थे कि सिराजुद्दौला की जगह कोई दूसरा नवाब बनना चाहिए और वो एक तरह से हमारे अधीन होना चाहिए, जिससे हम आसानी से व्यापार कर सकें और रियासतों पर अधिकार कर सकें। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंद्वियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। उन्होंने निर्णय किया कि जो इसके प्रतिद्वंदी थे, एक तरह से विरोधी थे किसके, सिराजुद्दौला के, है ना, तो उनमें से किसी को एक को नवाब बना दिया जाए। ठीक है, कंपनी को कामयाबी नहीं मिली, यानी इस उद्देश्य में कंपनी सफल नहीं हुई। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे। और सिराजुद्दौला था उसने स्पष्ट कंपनी को ये बता दिया, ये कह दिया कि
एक तरह से आदेश दे दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक जो मामले हैं केवल व्यापारिक तक वो सीमित रहे, राजनीतिक जो मामले हैं उनमें टांग अड़ाना, एक तरह से उनमें विरोध उत्पन्न करना, है ना, उनमें बीच में अड़चन पैदा करना बंद कर दे। ठीक है, किलेबंदी को रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। जब एक तरह से दोनों पक्ष इस बात पर राजी नहीं हुए, हाँ, तो क्या हुआ, 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार जो है उसमें स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, फैक्ट्री के हथियार छीन लिए गए, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए गए और अंग्रेज जहाज़ों को घेरे में ले लिया। एक तरह से कासिम बाजार पर अधिकार उन्होंने कर लिया। अंग्रेज जहाज़ों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जा करने के लिए उधर का रुख किया। यानी कासिम बाजार पर अधिकार करके इन्होंने जो कलकत्ता में जो कंपनी का जो किला था उसको अपने कब्जे में ले लेके उधर का रुख किया, यानी उधर ये चलने लग गए, उधर जाने लग गए। ठीक है, कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। जब जो मद्रास में जो एक तरह से कंपनी तैनात थी उसके अफसरों ने जब इस बात को सुना कि कलकत्ता के कासिम बाजार पर एक तरह से नवाब का अधिकार हो गया है ना, तो उन्होंने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। इस सेना को नौसैनिकों की बड़ी मदद मिली थी, यानी जो नाविक जो सेना थी, है ना, जल सेना जो थी उसकी मदद इनको मिली। ठीक है, इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली, यानी एक तरह से सौदेबाजी चली, व्यापारिक कुछ समझौते हुए। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया और जब इनकी आपस में नहीं बनी, है ना, एक तरह से संधि नहीं हुई, तो 1757 में रॉबर्ट क्लाइव जो थे उन्होंने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। ठीक है, नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारियाँ भी थी। यानी एक तरह से इस युद्ध में और सिराजुद्दौला की हार हो गई, और हार होने का कारण क्या था, जो इसके सेनापति थे सिराजुद्दौला के, उनमें एक सेनापति था मीर जाफर, है ना, उसने एक तरह से गद्दारी की, है ना, और जो उसकी हरकतें थी उनकी वजह से मीर जाफर की हार हुई। ठीक है, मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। यानी जो सिराजुद्दौला का जो एक नवाब था, एक तरह से सेनापति था मीर जाफर, है ना, उसने इसके साथ गद्दारी की सिराजुद्दौला के साथ, और वो अंग्रेजों के साथ मिल गया। अंग्रेजों ने इसको एक तरह से लालच दिया और कहा कि सिराजुद्दौला को गद्दी से हटा करके आपको नवाब बंगाल का बना दिया जाएगा। इसलिए क्या किया, मीर जाफर ने युद्ध में जो अपनी सेनाएं थी, क्योंकि सेनापति था और इसके अधीन जो सेनाएं थी उनको युद्ध में शामिल होने से रोक दिया। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि मीर जाफर की वजह से और सिराजुद्दौला की हार प्लासी के मैदान में हो गई। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।